तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं अपना ड्रेनेज का क्लास। इससे पहले भी ड्रेनेज का हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। सबसे पहला क्लास में हम लोग ड्रेनेज के बारे में जाने थे कि ड्रेनेज क्या होता है। एक रिवर सिस्टम है इंडिया का। तो ड्रेनेज में लोग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और उसके लोग जाने थे कि ड्रेनेज को अफेक्ट करने वाला जो चीज है वो क्या है, रिलीफ फीचर्स होता है। और हम लोग डिस्कस किए थे रिलीफ फीचर्स के बारे में भी। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे क्या, जो रिवर सिस्टम है उसका बेसिक क्लासिफिकेशन, उसमें हिमालयन रिवर्स था और पेनिनसुलर रिवर्स था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एक हिमालयन रिवर्स और कुछ एक पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस किए थे। आज हमारा तीसरा क्लास है ड्रेनेज का। और आज की क्लास में हम लोग ड्रेनेज में बेसिकली देखेंगे कि ड्रेनेज जो है उसमें लेक्स का क्या रोल है। और साथ ही साथ हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि रिवर सिस्टम का इकोनॉमी में क्या रोल है, कि एक कंट्री का इकोनॉमी को, एक कंट्री का लाइफ को कैसे ये अफेक्ट करता है। ठीक है भाई, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना है, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको साथ ही साथ लिखते जाना। तो ये हो गया लेक, सामने में दिख रहा है ना। लेक क्या होता है, ऐसा तुम्हें दिखेगा पौंड का बड़ा भाई। अगर तुम आसपास में कोई पौंड देखे होगे, उसी को जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा, है ना। उसके बाद जूम नहीं करना, नहीं तो समंदर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। लेक क्या होता है, पौंड को, है ना। मान लो इसी में इतना बड़ा पौंड था, इतना बड़ा पौंड था, इसी को थोड़ा जूम करते 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 गए, इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, लेक हो गया। तो लेक क्या होता है, पौंड का बड़ा भाई होता है। लेक क्या होता है, हाँ एग्जाम में ये लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो लेक जो है ये छोटा बड़ा हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। जैसे लेक में जो लेक का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 2-3 तरीके से किया जाता है। एक तो साइज के हिसाब से, दूसरा वाटर का नेचर के हिसाब से, तीसरा उसका कैसा बना हुआ उसके हिसाब से, तीसरा चौथा उसमें वाटर का सोर्स क्या है उसके हिसाब से। जैसे कुछ एक लेक है जिसमें रेन वाटर का कलेक्शन होता है तो उसको अलग टाइप से देखेंगे। कोई एक लेक है जिसमें ग्लेशियर का पानी आ रहा है, उसको अलग तरीके से देखेंगे। कोई एक लेक है जिसको बनाने में रिवर का रोल है, तो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे ऑक्सबो लेक। तो ऐसा लेक, ऐसा डिफरेंट टाइप्स का लेक्स पॉसिबल है। ठीक है भाई, और उसका बनने का तरीका अलग अलग रिलीफ फीचर्स की वजह से बनता है। ठीक है, तो ज्यादातर लेक्स जो होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं। एक तालाब थोड़ी है तो सूख जाएगा भाई, है ना। लेक है तो सूखेगा नहीं। तो मोस्टली लेक्स जो है परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब ये मत समझना कि लेक बन गया तो सब दिन रहेगा। परमानेंट का मतलब होता है उसमें साल भर वाटर रहता है। परमानेंट का मतलब ये होता है। ठीक है भाई, समझ गए। कुछ एक लेक भी है जो छोटा साइज का है और रेनी सीजन में वो लेक फॉर्म में आ जाता है, बाकी समय में उसका फॉर्म खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। तो कुछ एक लेक जो है कैसे बनेगा, ग्लेशियर से बनता है। और बाकी सारा कैसे, कुछ एक नेचुरली बन रहा है रेन वाटर से, कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटी से ही बनता है। जैसे भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, तो वहां पे गोविंद सागर झील बन गया है। वो गोविंद सागर लेक कैसे बना, कौन बनाया, ह्यूमन एक्टिविटी से बना, नहीं डैम बना इसलिए बना। तो ऐसा लेक बनने का भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। और जो वाटर जो फेड हो रहा है उसका भी सोर्स डिफरेंट हो सकता है। कहीं रेन वाटर हो सकता है, कहीं रिवर वाटर हो सकता है, कहीं ग्लेशियर हो सकता है। इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप का लेक हो सकता है। इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, वुलर लेक। वुलर लेक कैसा है, स्वीट वाटर का, फ्रेश वाटर का लेक है। लेक बहुत सारा है हमारे पास, ठीक है। कुछ एक सॉल्ट वाटर का भी है ना। जैसे अभी हम लोग इसी में थोड़ा आगे देखेंगे लगून क्या होता है ना। तो आगे बढ़ते, जैसे भाई ये ऑक्सबो लेक है, इसके बाद हम लोग पहले भी पढ़े थे। इसमें रिवर जो है जहां मियंडर्स बनाती है वहां पर ऑक्सबो लेक बनेगा ही बनेगा, है ना। जैसे ये रिवर इधर आ रही है, मान लो ये रिवर का पहले ऐसा ओरिजिनली पाथ ऐसा होगा, ऐसा जैसे ये अपना क्या की पाथ ही शिफ्ट कर ली, तो ये जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। समझ बात आ गई। तो ये भी एक लेक ही है ना। ये लेक का छोटा भाई हुआ, कहीं कहीं तुम्हें लेक का बड़ा भाई मिलेगा। समझ गए। तो कोई भी रिवर जो मेंढर बनाती है वो, जैसे मान लो अभी यहाँ है रिवर का ऐसा पाथ है ना, ये रिवर धीरे धीरे क्या कर ली, अपना पाथ को ऐसा कर ली, तो ये बाद में क्या बन जाएगा, ऑक्सबो लेक बनेगा। उसी तरह से ये है, मान लो रिवर यहाँ से अपना पाथ ऐसा करके स्ट्रेट कर ली, तो ये क्या बनेगा, ऑक्सबो लेक बनेगा। क्लियर हो गया भाई। तो ऐसा क्या करती है रिवर,
जो भी रिवर ऐसा चलती है वो ऑक्सबो लेक्स बनाती ही बनाती है। नेक्स्ट है लेक्स जिसमें स्पिट एंड बार हो। स्पिट किसको कहते हैं इसको समझना है। स्पिट बोलते हैं समंदर के किनारे क्या होता है, सी बीच बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं ना। ऐसा बहुत सारा लेक होता है जो अपने साइड में ऐसा डिपॉजिट्स डालता है। ऐसा साइड में डिपॉजिट डालने से क्या होता है, सी बीच जैसा बन जाता है। इसी को स्पीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पीट। स्पीट की वजह से क्या होता है, स्लोप बहुत शैलो हो जाता है। यानी जैसे समंदर में क्या होता है, समंदर ऐसा नहीं होता ऐसा करके, ऐसा समंदर कैसा होता है, ऐसा किलोमीटर तक उसका स्लोप ऐसा रहता है। तुम ऐसा टहल सकते हो समंदर के अंदर में काफी दूर तक पैदल, कुछ नहीं होता। क्यों, स्लोप बहुत कम होता है उसका। ठीक है, उसी तरह से इसी को बोलते हैं, जब ये काम लेक करता है तो इसको बोलते हैं स्पीट फॉर्मेशन। ठीक है भाई। तो स्प्लिट क्या है, ये एक एक्चुअली लैंड फॉर्म होता है जो डेवलप होता है कैसे, डिपोजिशन से। किधर, नियर द कोस्ट, है ना। कोई भी कोस्ट है उसके नियर में जो डिपोजिशन होगा उससे बनेगा। ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग लगून के बारे में। जैसे लगून क्या है, लगून से का सब रिलेशन क्या है, वो हमेशा किधर होगा, समंदर के किनारे होगा। कहाँ होगा, हाँ। और लगून में जो है मोस्टली जो वाटर होता है वो होता है समंदर का ही। तो लगून का पानी कैसा होगा, साल्टी वाटर होगा, है ना। क्यों क्यों होगा साल्टी वाटर, समंदर का पार्ट है भाई। और स्पीड फॉर्मेशन से वो क्या हो गया है, समंदर से अलग हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। जैसे देखो ये कनेक्टेड है, करके है ना, थोड़ा सा कनेक्टेड है ना। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल एक लेक जैसा बन गया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लगून। ठीक है, जैसे उड़ीसा में एक चिल्का लगून है ना, चिल्का लेक, तो क्या है, लगून है। तो लगून का वाटर कैसा होगा, लेकिन मोस्टली जो लेक होता है उसका वाटर कैसा होता है, स्वीट वाटर होता है। इसको फ्रेश वाटर, सॉफ्ट वाटर इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लगून का वाटर कैसा होगा, साल्टी होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किससे, हाँ, समंदर से। ठीक है भाई। तो लगून क्या होता है, शैलो बॉडी होता है और उसका वाटर क्या होता है, सेपरेटेड होता है किससे, लार्जर बॉडी से। लार्जर बॉडी बोले तो समंदर, है ना। जैसे देख लो ये देखो यहाँ, ये बिल्कुल सेपरेट है ना यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ ओशन है, लेकिन ये है लेक। क्यों, ये पूरी तरह समंदर से अलग हो गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये सेपरेट होता है किससे, बाय अ स्पिट और बार से। इसी को बोलते हैं स्पिट या बार। तो आप पूछे स्पिट या बार क्या होता है, ये डिपॉजिट्स होता है, एक लैंड फॉर्म है जो एक बाउंड्री भी समझ सकते हो इन बिटवीन लगून एंड लार्जर बॉडी ऑफ वाटर यानी ओशन। इनके बीच का ये सेपरेटिंग बाउंड्री भी होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। समझ गए भाई। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ चिल्का, उड़ीसा आते हैं, ये उड़ीसा है भाई। तो ये चिल्का लेक जो है क्या है, लगून है ना। ठीक है, ये पुलिकट है, ये कोलेरू है, ये सब क्या है, ऑल आर लगून्स। ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग एक सांबर लेक, है ना। सांबर लेक क्या है, ये सीजनल लेक होता है। समझ गए, ये क्या होता है, बारिश के समय में इसमें पूरा पानी आ जाता है, बाकी समय में इसका साइज हो जाता है बहुत छोटा। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होती है, देखो समझ में आ रहा हो कुछ, क्या बन रहा है, यस। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक जो है वो किधर है, हिमालयन रीजन में जितना भी लेक होगा वो फ्रेश वाटर लेक ही होगा ना, ग्लेशियर का वाटर मिलेगा उसको नहीं। तो इधर जो जितना भी लेक है हायर एल्टीट्यूड पे हिमालय के, वो उसका ओरिजिन क्या है, ग्लेशियल ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है, ग्लेशियल ओरिजिन, मतलब ग्लेशियर से मेल्ट करके उसको वाटर फेड होता है ना। जैसा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, मानसरोवर, है ना। या जम्मू कश्मीर में दो लेक है, वुलर लेक, है ना, डल लेक। कहां से पानी आ रहा है उसमें, ग्लेशियर से आ रहा है भाई, है ना। समझ गए बात को। तो वुलर लेक इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। वुलर लेक बना कैसे है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। टेक्टोनिक एक्टिविटी समझ में आया, प्रीवियस क्लास में लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में और टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़े थे। टेक्टोनिक प्लेट से, इसकी एक्टिविटी से ही हिमालय भी बना है ना। और उसी एक्टिविटी से वुलर लेक भी बना है। समझ गए बात को। और वुलर लेक क्या है भाई, ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है किसका, हाँ, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। हमारे देश का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। देखो फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान, साल्ट लेक मतलब समझ लो, सारा लेक से कंपेयर मत करके बैठ जाना, है ना। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है भाई।
उसके अलावा और भी बहुत सारा है फ्रेश वाटर लेक, जैसे लोकतक है, बड़ा पानी है, नैनीताल है। नैनीताल नाम से ही ना, ताल, ताल माने लेक होता है ना। नैनी लेक बोलते हैं वहां पर लोग उसको, यह नैनीताल बोलते हैं, इसी के नाम पे तो पूरा नैनीताल पड़ा। ये भीमताल सब आस पास, ये सब उत्तराखंड में पड़ता है। ये भीमताल नैनीताल सब आस पास ही है ना। ये वुलर पता ये कहाँ है ना। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अब क्या है, ये सब जितना भी हम लोग डिस्कस किए, ये कैसा लेक था, ये कौन बनाया था, नेचर बनाया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लेक बोलते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारा लेक्स है जो आर्टिफिशियल भी होता है ना। जैसे अगर कहीं हम लोग रिवर डैम बनाए, जैसे गोविंद सागर डैम है, गोविंद सागर लेक है सॉरी, ठीक है। तो गोविंद सागर लेक कैसे बना, तो डैम बनाने से बना नहीं, भाखड़ा नंगल डैम बना, तो उससे लेक जो बना उसका नाम क्या हो गया, गोविंद सागर लेक बन गया। ठीक है भाई। अब जैसे ये है, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ बैरियर लगा देंगे तो क्या होगा, हाँ अगर ये रिवर का फ्लो ऐसा है मान लो, तो रिवर यहाँ आके रुकेगी और यहाँ पे इसका पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, फैलेगा, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, फ्लडेड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये लेक बन जाएगा। ये लेक किसकी वजह से बना, मेरी वजह से बना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बना दिए, बैरियर। इसी बैरियर को बोलते हैं क्या, डैम। डैम जो होता है ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। एक्चुअली इसको बनाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दूसरा फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, तीसरा इरिगेशन पर्पज के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो लेक जो बनता है, यहाँ देखो, लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ रिवर का मतलब, जो एक लेक होता है उसका दो तीन, एक नेचुरल लेक भी जो है, जैसे मानसरोवर है, मानसरोवर से कौन निकल रहा है, इंडस निकल रहा है, मानसरोवर से कौन निकल रहा है, ब्रह्मपुत्र निकल रहा है। अगर मानसरोवर में पानी ना रहे तो ब्रह्मपुत्र में पानी आएगा क्या, कहाँ से आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल लेक है उसके बारे में, है ना। तो आर्टिफिशियल लेक जो हम लोग बनाते हैं वो क्या करता है, फ्लो ऑफ रिवर को रेगुलेट करता है। मतलब अगर डैम नहीं रहेगा तो किसी समय में क्या होता है, बारिश समय में रिवर में बहुत ज्यादा पानी आ गया और किसी समय पानी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा रिजर्वेयर हो गया बड़ा सा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेनी सीजन में वाटर को होल्ड कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द सीजन में उसको धीरे धीरे रिलीज करके थ्रू आउट द सीजन क्या करेंगे, थ्रू आउट द ईयर क्या करेंगे, रिवर में हम लोग वाटर रख सकते हैं। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये नेचुरल जो रिजर्वेयर है, नेचुरल जो सॉरी आर्टिफिशियल जो लेक है, ये आर्टिफिशियल जो रिजर्वेयर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीजन समझ में आ गया कि क्यों बनाते हैं। ये एक्चुअली बनाते नहीं, बन जाता है। हम लोग बनाते हैं डैम अपना हाइडल पावर के लिए, और साथ में साथ इधर क्या बन गया, लेक बन गया। अब देखो कैसे पानी रिलीज किया जाता है, अभी देख रहे हो ना, ये ऐसा पानी रिलीज किया जाता है। अब इतना जो फोर्स से पानी निकलता है, ये टरबाइन को घुमा देता है और इससे क्या निकलते हैं, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी निकलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आता है। हाइडल पावर का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड बाय फ्लोइंग ऑफ वाटर, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इससे क्या होता है, जहां पर भी ऐसा डैम बनता है, लेक बनता है, ये क्या करता है, वहां के क्लाइमेट को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है भाई। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक एक्वेटिक इकोसिस्टम डेवलप होता है वहां पर। लैंड फॉर्म्स खराब होता है लेकिन एक एक्वेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, और देखने में तो सुंदर लगेगा, लग रहा है नहीं लग रहा है। लेकिन इसका क्या होता है, जो रिहायशी इलाका है, फॉरेस्ट है, वो बुरी तरीके से डैमेज भी होता है। क्योंकि जिधर लेक बनेगा, जिधर वाटर का रिजर्वेयर बनाएंगे, उधर आसपास में अगर कोई विलेज है, आसपास में अगर कोई फॉरेस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फ्लडेड होने की वजह से नष्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिज्म भी डेवलप कर सकते हैं, है ना। एक्वेटिक फार्म डेवलप कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि रिवर का रोल जो है हमारे कंट्री के इकोनॉमी पर क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने अर्लीस्ट सिविलाइजेशन पर। आज सबको पता है कि जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था हमारा क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, और ये सब था कौन सा रिवर किनारे, इंडस रिवर किनारे। तो इसका मतलब है कि रिवर जो है वो अर्ली टाइम से ही हमारा इकोनॉमी को, है ना, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है भाई, इसलिए रिवर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है भाई, तो रिवर जो है वो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्स भी है। पहले के समय में वाटर का एकमात्र सोर्स जो था थ्रू आउट द ईयर क्या था, रिवर था। इसलिए लोग क्या करते थे, रिवर किनारे रहते थे। ट्रांसपोर्टेशन करना था, किधर से करेगा, तो रोडवेज नहीं था, तो लोग रिवर को इजी ट्रांसपोर्टेशन तरह इस्तेमाल करते थे।
ठीक है भाई। दूसरा, एग्रीकल्चर पर्पस। इंडिया में आज भी ज्यादातर आबादी डिपेंड करती है किस पर? एग्रीकल्चर पर, ठीक है। और उसके लिए चाहिए इरिगेशन, और रिवर उसमें क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है भाई। एंशियंट टाइम से जो कॉलोनी बसा, जो टाउनशिप बसा, जो विलेज बसा, वो कहाँ बसा? रिवर के साइड में बसा, है ना? समझ गए? हाँ, अर्ली सेटलमेंट जो था वो अब बड़ा शहर हो गया। जैसे एग्जांपल है वाराणसी, अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग टाउन। पूरी दुनिया में वाराणसी से पुराना कोई भी टाउन नहीं है जो आज के डेट में भी एग्जिस्ट कर रहा हो। समझ रहे हो बात को? पूरी दुनिया में सबसे पुराना शहर है वाराणसी, जो पुराना भी है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वाराणसी से पहले कोई टाउनशिप नहीं होगा, होगा, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह का टाउनशिप था, लेकिन अभी एग्जिस्टेंस में है क्या? नहीं। वाराणसी अर्लीस्ट टाउनशिप है जो एग्जिस्टिंग भी है, ये बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग टाउनशिप में, है ना भाई? तो वो कहाँ? गंगा किनारे बसा हुआ है? नहीं। अब तो रिवर का बहुत सारा रोल होता है, जैसे नेविगेशन में, है ना, हाइड्रो पावर जनरेशन में, अभी हम लोग देख रहे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। उसके बाद बहुत सारा इरिगेशन पर्पस इससे फुलफिल होता है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और ये हमारा लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवर से बहुत कुछ ले रहे हैं, बदले में रिवर को बहुत कुछ दे रहे हैं। क्या? हार्मफुल थिंग्स, है ना? इंसान नेचर से अच्छी चीज ले लेता है और बदले में नेचर को घटिया चीज दे देता है ना? ऐसा तुम दुकानदार के साथ नहीं करते। दुकानदार क्या करते हो? उससे कीमती चीज लेते हो, बदले में ज्यादा पे करते हो, नहीं, और ज्यादा कीमती चीज लेते हो तो और ज्यादा पे। लेकिन नेचर के साथ हम लोग इनजस्टिस करते हैं। नेचर से लेते हैं बढ़िया चीज और बदले में नेचर को कचरा डाल देते हैं। तुम जाते हो कहीं हिल स्टेशन घूमने के लिए और वहां पे अपना प्लास्टिक रेपर्स गार्बेज फेंक करके आ जाते, है ना? रिवर साइड में लोग जाता है ऐसे करके आ जाता है, नहीं, बदले में रिवर तुमको हमेशा अच्छा अच्छा पानी देती है। तो ऐसा नेचर के साथ नहीं करना है। नेचर से अच्छा चीज लेना है, बदले में नेचर का केयर करना है ना? समझ गए बात को? और ऐसा नहीं करने से क्या होता है? रिवर धीरे धीरे क्या होने लगी? पॉल्यूटेड होने लगी, है ना? जो भी है, ऐसा पूरा क्या करते हैं हम लोग? अनट्रीटेड वाटर को, सीवेज को सीधा डिस्पोज कर देते हैं किसमें? रिवर में। ये नहीं करना है ना? इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, उसको सीधा डिस्पोज कर देते हैं कहाँ? रिवर में। ये नहीं करना है। क्या समझे? रिवर का अपना जो है सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी होता है, लेकिन एक लिमिट है उसका, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। गंगा जो है वो 20 किलोमीटर लंबा सिटी का कचरा को खुद से ठीक कर सकती है, लेकिन ओवर क्राउडेड जगह रहेगा, ओवर फीडिंग करोगे कचरा का, तो कोई भी रिवर इसको ठीक नहीं कर सकती है। और धीरे धीरे रिवर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नाला जैसा में। जैसे दिल्ली से निकलने के बाद आगरा सबके आसपास तुम यमुना जी को देखो, यमुना कैसे हो गई है? नाला जैसा हो गई, है ना? क्योंकि पूरे शहर का कचरा किस में जा रहा है? यमुना जी में जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर नदी में ऐसा कचरा को बहाना भी है तो उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगा के वाटर को पहले ट्रीट कीजिए, और ट्रीटेड वाटर को फिर क्या करना है? डिस्पोज करना है किधर? रिवर में, है ना? अनट्रीटेड वाटर को कभी भी रिवर में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीट किए कभी भी रिवर में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। अगर किसी इंडस्ट्री से कोई पॉइजनस लिक्विड निकल रहा है, पॉइजनस फ्लूइड निकल रहा है, कभी भी उसको रिवर में डायरेक्टली नहीं डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा धड़ल्ले से हुआ, इस कारण से रिवर हो गई क्या? पॉल्यूटेड, ठीक है? तो बहुत सारा गवर्नमेंट भी बहुत सारा ऐसा एक्शन प्लान लाई थी, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, है ना? एनआरसीपी। उसके बाद एक आया गंगा एक्शन प्लान किस ईयर? 1985। तो गंगा एक्शन प्लान जो आया था 1985 में आया था, अभी तो बंद हो गया इन द ईयर 2000, है ना? 2000 में गंगा एक्शन प्लान को बंद कर दिया गया था। बाद में जो जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो फिर इधर एक प्लान आया नमामि गंगे करके, है ना? तो गंगा स्वच्छता अभियान में उसमें फिर गंगा के सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया। तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ कुछ चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें कि जितना भी रिवर वाटर है गवर्नमेंट ऐसा करती है। गवर्नमेंट इवन छोटे छोटे पॉन्ड के भी साफ सफाई के लिए कुछ ना कुछ स्कीम निकालती है। तुम देते हो तुम्हारे गांव में पॉन्ड है, उसकी साफ सफाई हो रही है ना? गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा कुआं है, उसकी साफ सफाई हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा होता है ना? जो खास करके जो पब्लिक पॉन्ड है, मतलब सरकारी पॉन्ड जिसको बोलते हो, या फिर ऐसा पब्लिक वेल है गवर्नमेंट का जिसको वेल बोलते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन सारी जवाबदेही सिर्फ सरकार की नहीं होती है, पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम कम से कम गंदा करें,
तुम साफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, गंदा तो ना करो एटलीस्ट, है ना। गंदा ना करोगे तो सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी, सब साफ करना काम आसान हो जाएगा। समंदर किनारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, सी बीच कितना सुंदर लग रहा है, और जाते हैं लोग वहां रेफर्स प्लास्टिक फेंक दिया, कैसा हो गया, वो कचरा हो गया। ऐसा काम नहीं करना है कभी भी। ऐसा नेचुरल सोर्स जिसका तुम आनंद लेने जाते हो उसको कभी भी पॉल्यूट नहीं करना। अपना गार्बेज अपने साथ, है ना। तुमको साथ में एक गार्बेज बॉक्स में लेकर चलना चाहिए, एक प्लास्टिक बैग ले लो, जितना भी तुम्हारा गार्बेज है उसे कलेक्ट कर लो, उसको साथ ही साथ ले आओ और सही जगह उसको डिस्पोज करो। कभी भी ऐसा नेचुरल ब्यूटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बहुत जो लोग जाएंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, चारों तरफ प्लास्टिक रैपर्स बिखरा पड़ा है, तो सड़ता भी डिकम्पोज भी नहीं होता, वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें पानी जमा रहेगा, उसे मच्छर अड्डा देगा, तो उससे क्या होगा, डिजीज ही फैलेगा ना। तो ऐसा नहीं करना है, समझ गए भाई। तो गंगा एक्शन प्लान का भाई फेज 1 फेज 2 बहुत सारा हुआ, लेकिन आज के डेट में गंगा को बहुत हद तक साफ किया जा चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारी रिवर्स है इंडिया में जो बहुत ही पॉल्यूटेड है। हम लोगों की जवाबदेही है कि हम लोग क्या करें, कोशिश करें कि कम से कम वो गंदा हो। ठीक है भाई, तो लेक्चर के लिए इतना ही। अभी हम लोग जो पढ़े उसको थोड़ा सा देखें, उसको देखने के लिए कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों से बन पाता है। ठीक है, सब लोग रेडी है क्या एमसीक्यू के लिए? तो पहला क्वेश्चन हमारा, द डैश पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टिरेन। ये हम लोग पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न डिस्कस किए थे, जिसमें स्लोप ऑफ द टिरेन में एक खास तरह का पैटर्न बनता था, जिसमें एग्जांपल के तौर पे गंगा भी थी। तो उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? ट्रेलिस। ध्यान देना, ट्रेलिस एक ऐसा पैटर्न था जिसमें कि जो ट्रिब्यूटरीज था वो कैसा था, 90 डिग्री पे मिलता था, है ना। लेकिन टिरेन में कभी भी ऐसा नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा, डेंड्रिटिक पैटर्न हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड एरिया समझ रहे हैं, हाईलैंड्स, है ना, आर और एन अपलैंड separates two drainage basins, such upland is known as yes water divide। वाटर डिवाइड के बारे में हम लोग पढ़े थे। वाटर डिवाइड क्या होता है एक्चुअली, एक हाईलैंड होता है, एक अपलैंड होता है, एक एलिवेटेड एरिया होता है, that actually separates two drainage basins, two river basins। ठीक है भाई। थर्ड, ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड डैश इन अरुणाचल प्रदेश। यस, ब्रह्मपुत्र को हम लोग अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। The two major Himalayan rivers dash and dash originate from the north of the mountain ranges। माउंटेन रेंजेस नॉर्थ से ऐसा कौन सा टू रिवर्स है जो निकलती है, ध्यान देना, ये थोड़ा समझना है। ये हिमालय हो गया, है ना, हिमालय का नॉर्थ, यानी ये हिमालय है इतना बड़ा, समझना जरा, है ना। तो ये हो गया हिमालय का साउथ, ये हो गया हिमालय का नॉर्थ। तो हिमालय के नॉर्थ से निकलने वाली कौन दो रिवर है? यस, नाइस, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस एंड ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही है? इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये हो गया। तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रहे भाई? नॉर्थ ऑफ द हिमालयन रेंजेस। अ रिवर ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स डेवलप्स अ डैश पैटर्न। यस, उस तरह के पैटर्न लोग क्या बोलते हैं? ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे, कुछ और प्रॉब्लम देखे क्या? चलिए कुछ एक क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करते हैं फिर। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द डैश इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी, नाइस। द घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज इन द डैश हिमालय। ध्यान देना, हिमालय जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास, जब फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे हम लोग, तो ये ऐसा हिमालय था। हिमालय को हम लोग ऐसा कई सारा पार्ट में डिवाइड किए थे, याद करना है। तो उसमें ध्यान देना है कि घाघरा, गंडक और कोसी जो है वो हिमालय के किस पार्ट से निकलती है? यस, नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है भाई, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल, प्रीवियस क्लास में देखे थे, ऐसा गंगा ऐसे ईस्टवर्ड जाती है, फिर ऐसा होता है, हाँ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यस, नाइस। ठीक है, क्या बोले, पड़क्का, फड़क्का। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। द नर्मदा राइजेज इन द डैश हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा कहां से निकलती है?
अमरकंटक से निकलती है। बहुत अच्छे, शाबाश। यानी तुम लोग इसका मतलब सबको ध्यान में है। आगे बढ़े क्या? और कुछ क्वेश्चन देखें क्या? चलिए ठीक है। Given an adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within how many kilometers? 20 kilometers. तभी लोग जस्ट देखे थे। Because of urbanization and dash, the pollution level of many rivers has been rising. एक तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसको बोलते हैं, और दूसरा कौन सा फैक्टर है जो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है? इट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा गंगा में। Next, spits and bars form dash in the coastal plains. Lagoons. Dash a meandering rivers. Meandering rivers समझ में आ रहा है? The rivers that follow this type of zigzag path. A meandering river across a flood plain forms cut off that later develops into which type of lakes? Oxbow lakes. ठीक है? Lakes in Himalayas are of dash origin. कौन सा होगा? रेनफॉल, साइक्लोनिक, ग्लेशियल। यस, इट इज ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ग्लेशियल ओरिजिन। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, ड्रेनेज में इतना ही रहेगा।